इसलिए मैं बोलता हूँ आपको बार बार कि आज की कथा ये सटायर है, मैं तुम्हारे पे व्यंग करता हूँ और तुम सोचते हो सर मजाक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें ताना मारता हूँ इस ये बात बोल के कि ये कथा है। जब तक तुम आंसर पर, इस बैच में तो काफी बच्चे आंसर देते हैं तो ठीक है। अब देखो, सर यहाँ तक हो गया था फर्स्ट लॉ तक, किसी को डाउट? नो सर। नहीं ना, नो ठीक है, चलो। सर। नहीं ना, ठीक। अब लीनियर मोशन की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम की, सॉरी। लीनियर मोमेंटम इज ए क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब देखो कितनी अजीब सी बात है कि मोशन की क्वांटिटी। भाई मोशन क्या होता है? हमने जब पढ़ा था रेस्ट और मोशन, मोशन का मतलब ही ये था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है। तो अब मोशन की क्वांटिटी क्या हो गई? या तो मोशन प्रेजेंट है या मोशन एब्सेंट है, बट क्वांटिटी ऑफ मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती। बट फिर भी देखो, समझाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल तो करना ही होगा। कई बार क्या होता है, फील। देखो थोड़ी फिलोसफी की बात बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है, कोई चीज महसूस करी जा सकती है लेकिन बताई नहीं जा सकती। होता है ना ऐसा? कई बार आपको लगता है कि यस ये सर। क्या बताऊं, मतलब मैंने ऐसा फील किया, मैं बता नहीं पा रहा। तो वो विवशता, वो आपको, आपने कभी ना कभी वो लिमिटेशन फील की होगी अपने शब्दों में भी, बट आपकी एज कम है अभी, तो कुछ बच्चों ने फील की होगी, कुछ ने नहीं की होगी। तो ऐसा ही आमतौर पे बोला जाता है किसके बारे में? भगवान के बारे में, प्रभु के बारे में, जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनके बारे में क्या बोला जाता है कि भगवान को फील करना पड़ता है, उनको आप देख नहीं सकते, है ना? तो इसलिए यस लैंग्वेज की भी लिमिटेशन होती है, हमारे सेंसेस की जैसे लिमिटेशन है। हम बोलते तो है ना भगवान हर जगह प्रेजेंट है, पर आप में से किसी ने देखा? नहीं देखा ना। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि हर जगह है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। अब वो भगवान किसी के भी हो सकते हैं, सबके भगवान होते हैं अलग अलग। तो सबके भगवान, सबके बारे में ये होती है ना कि यार जो भी है हमारे सर। जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, जिस भी इष्ट देवता की आप पूजा करते हो, तो लगभग यही है पूरे इंडिया में, सभी धर्मों में यही है कि वो हमेशा ओमनी प्रेजेंट मानते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब है कि हर जगह व्याप्त है, हर जगह प्रेजेंट है, फिर भी हमने नहीं देखा। तो वो क्या है कि वो हमारी व्यवस्था है, वो हमारी सेंसेस की व्यवस्था है कि हम उसको नहीं देख पाते। कुछ लोग उस तरीके से ट्रेन कर लेते तो वो देख भी पाते होंगे शायद। तो इसीलिए जब फिजिक्स की बात होती है, तो फिजिक्स में भी वी आर मोर कंसर्न अबाउट फील्स, है ना? हम लोग फील लेने की, अगर आप फील लोगे ना किसी टॉपिक की, तो आपके चांसेस हैं कि आप उस क्वेश्चन को भी सही कर पाओगे और उस कंसेप्ट को भी अच्छे से ग्रास्प करोगे। बट देर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन टू लैंग्वेज। जब लैंग्वेज आती है तो लैंग्वेज की हमेशा एक व्यवस्था होती है, शब्दों में हर चीज को बांधा नहीं जा सकता। हर आप विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज यू कैन नॉट एक्सप्रेस एवरीथिंग, बट स्टिल वी कैन ट्राई। तो इसीलिए मैंने आपको देखो यहाँ दिखाया कि मोशन जो है, मोशन के बारे में हमने पढ़ा था, इट इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन वेक्टर बोलो, या थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया इन सम इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोला कि मोशन है। अब देखो क्वांटिटी ऑफ मोशन जैसी वैसे तो कोई चीज नहीं होती, बट फील करो, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ बेटा ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल आ रही है ऊपर से, छत 3 मंजिल की छत पे ले गया और इस बॉल को मैंने ड्रॉप किया और मैंने बोला कैच कर लो, तो आप में से मैक्सिमम बच्चे इसको कैच कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं यही बोलूं कि ये चट्टान है, ये पत्थर है, ये पत्थर है और 3 मंजिल ऊपर ले जाके इसको गिराऊंगा, तो कितने बच्चों में इतनी हिम्मत है कि इसको कैच कर लोगे? बोलो, बोलो भाई, नो नहीं सर। नहीं नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि तुम्हें डर रहेगा कि शायद सर चोट लग जाएगी मुझे, मैं एकदम से तेज आएगा। तो अब बताओ क्वांटिटी ऑफ मोशन किस में ज्यादा था, इस बॉल में या उस पत्थर में? जिसमें जिसमें ज्यादा आपको फील हो रहा है ना कि यार कुछ तो चीज ज्यादा है, जिसकी वजह से आप उसके नीचे जाने से वो डर रहे हो। जिस ऑब्जेक्ट, अब बॉल को लपकते टाइम आप डरोगे नहीं, आपको पता है कि हाँ यार मैं लपक लूंगा, बट पत्थर आ रहा है उतनी वेलोसिटी से, इतना ही बड़ा पत्थर, तो आपको डर लगेगा। तो वो डर किस वजह से लगा? जो चीज उसमें ज्यादा थी ना, जो चीज उस पत्थर में ज्यादा थी, जो आपको फील हो रहा है कि यार वो चोट कर देगा, वो लग जाएगा, या फिर वो बहुत ज्यादा चोट करेगा, तो वही चीज है लीनियर मोमेंटम। वही चीज है लीनियर मोमेंटम, और उसी को इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं क्या, कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, है ना? क्वांटिटी ऑफ मोशन बोल दिया। तो ये इंग्लिश की व्यवस्था है, बट आप फील करो कि पत्थर से आपको डर लग रहा है और बॉल से आप नहीं डर रहे हो, बॉल को आप कैच कर लोगे, राइट? तो यही है आपकी विवस्था, वही है क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। अब देखो पत्थर में और बॉल में डिफरेंस क्या था? पत्थर की डेंसिटी थी ज्यादा और बॉल की डेंसिटी थी कम, घनत्व बोलते हैं हिंदी में। पत्थर का घनत्व ज्यादा था और बॉल का घनत्व कम था, तो डेंसिटी ऑफ द बॉल वाज लेस एंड द डेंसिटी ऑफ द स्टोन या फिर रॉक बोले तो दैट वाज
मोर। अब डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से गिवन वॉल्यूम में उसका मास रहेगा ज्यादा। अब जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, है ना। मोमेंटम ज्यादा क्यों? क्योंकि आप पत्थर से डर रहे हो भाई, डर इसलिए रहे हो क्योंकि उसमें मोमेंटम ज्यादा है। ऐसी वो चीज जो आपको फील हो रही है ना कि कोई तो चीज है, वो मोमेंटम है। अब मोमेंटम ज्यादा क्योंकि उसका मास ज्यादा, मास इसलिए ज्यादा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा, फॉर अ गिवन वॉल्यूम डेंसिटी ज्यादा। इस बॉल को आप पानी में ले जाके डुबोगे, डूबेगी नहीं, तैरेगी। पत्थर तुरंत डूब डूब जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब मास हो गया ज्यादा, वेलोसिटी तो सेम ही हो गई। मान लो आपने ग्रेविटेशन, मैंने आप पढ़ाया था आपको 1D में, तो देखो एक पॉइंट से मान लो यहाँ यू वेलोसिटी 0 है और उसको एस डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी हाइट के बराबर, ऐसी एच बोल देते हैं, हाइट की वजह छोड़ो, एच बोल देते हैं इसको। एच उसको ड्रॉप करना है, नीचे गिरना है, तो फाइनल वेलोसिटी वी जो है वो अंडर रूट 2g h आई थी, ठीक है। और इसी ये ऐसे भी निकल सकती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए की जगह जी रख दो क्योंकि ग्रेविटी की बात हो रही, यू 0 है तो जी टी, ऐसे आ रहा था सब। तो आपको ये पता है कि यार सब इसमें तो मास का कोई खेल ही नहीं आया इन इक्वेशंस में। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, क्या बोल दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो इनमें कहीं भी मास का जिक्र नहीं है, मास के बारे में एक भी इक्वेशन इनके बारे में कहीं भी मास नहीं है ना। तो दीज इक्वेशंस आर मास इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पत्थर पे भी वही वैल्यू होगी फाइनल वेलोसिटी की और बॉल की भी, तो वेलोसिटी तो सेम है, बट मास बढ़ने की वजह से मोमेंटम ज्यादा हुआ, किसका? पत्थर का। अब देखो ऊंचाई अगर आप बढ़ा दो, अगर ऊंचाई बढ़ा दो, अब पत्थर को हटा देते हैं, पत्थर गया स्टोरी से बाहर। अब यही बॉल है हमारे पास, इस बॉल को मैं बोलता हूँ कि बेटा मैं इसको फेंक रहा हूँ एक मंजिल से, एक 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 फ्लोर के ऊपर जाऊंगा, एक मंजिल पे गिरा दूंगा तो आप लपक लो। अगर मैं बोलूं बेटा मैं 20 मंजिल ऊपर जाऊंगा और ये 300 की रफ्तार से आएगी, जब आपके पास आएगी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो क्या फिर कैच कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? एकदम ये सर साए करके नो जाएगी, और ऐसे हाथ पे है तो हाथ लाल हो नो जाएगा, 6 दिन की छुट्टी हो जाएगी स्कूल की आपकी। तो तो फिर शायद कोई बच्चा कर भी लेगी, सर ठीक है 6 दिन की सर छुट्टी हो जाएगी तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं, तो वैसा नहीं करेंगे। ले, नो सर लेकिन क्या है ना कि अपने आप को चोट लगने से बचाने के लिए हम समझदारी दिखाते हुए नहीं कैच करेंगे। तो क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ गई ऐसे इसका मोमेंटम बढ़ गया। तो जब ये बहुत फास्ट आ रही थी तो आपको डर लग रहा है ना इससे, क्योंकि वो चोट कर सकता है, और वो चोट करने की टेंडेंसी कोई बोल रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन दिस ऑब्जेक्ट। ये आपको चोट कर रहा है, उसने अपना मोशन, जो मोशन कंटेंट था आपके पास ट्रांसफर कर दिया, और आपकी वो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी ना, वो आपके यहाँ पे हीट में या फिर किसी और एनर्जी में डैम्प हो गई। वो जनरली हीट में ही होगी, या फिर आपके जो टिश्यू है ना, टिश्यू को टीयर कर देगी, टीयर कर देगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे एनर्जी वगैरह में कि एक्चुअली एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है, बट मोटा मोटी आपको बता दिया। अब वेलोसिटी बढ़ने से भी मेरा मोमेंटम बढ़ रहा है, मुझे दोनों चीज पता चल गई कि लीनियर मोमेंटम, अब पी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे लीनियर मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे लीनियर मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। अब देखो ये हो गई मोटी मोटी बातें इसकी। अब थोड़ा मैथमेटिकल देखें कि मैथमेटिक्स इसके बारे में क्या बोलता है, कि डायमेंशनल फॉर्मूला है जी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो ये इक्वेशन हटा देता हूँ, इनका काम खत्म, इनका मतलब खाली यही था कि मास का इसमें कोई रोल नहीं है। तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम मिलता है एम एल टी माइनस वन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा कि हाँ यार ऐसा होता है। तो अब इसको m0 m1 L1 T-1 लिख दो, वो सेम चीज है, कोई इशू नहीं है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें पता चल गया ये है। दूसरी बात हमें ये पता चली कि सिंस लीनियर मोमेंटम इज अ मल्टीपल ऑफ मास एंड अ वेलोसिटी, तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसी कारण से जो लीनियर मोमेंटम है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हमें पता चल गई। अब लीनियर मोमेंटम की हमने बात क्यों करी, पहले ये जानो। लीनियर मोमेंटम का जिक्र इसलिए आया है क्योंकि वी रिक्वायर दिस थिंग टू स्टडी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरे लॉ में खाली बात मोमेंटम की होगी, ठीक, तो इसलिए हमने लीनियर मोमेंटम की यहाँ पे बात कर ली। अब देखो ये पीछे ग्राफ है ना,
ये आपको दिखा रहा है मास और मोमेंटम का लीनियर डिपेंडेंस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधी रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी और मोमेंटम का भी स्ट्रेट लाइन। दिस मींस velocity is momentum is directly proportional to velocity, momentum is also directly proportional to mass of the object जिसका आप मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक, अब हमें पता चल गया कि लीनियर मोमेंटम जैसी कोई चीज होती है एंड दैट इज द मल्टीपल ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब वी आर इन गुड पोजीशन टू स्टडी व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अब हम जानने के लिए सक्षम हो गए। अब हमें थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल गई है कि अब न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, ताकि हम जान सके। तो क्या बोलता है जी, it states that Newton's second law states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the net external force applied on the body. Rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum is directly proportional to net force, नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाहर से लगने वाला जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसा कुछ भाई, एफ नेट is directly proportional to rate of change of linear momentum, यानी कि change in linear momentum with change in time। तो rate of change क्या होता है, समय के साथ साथ अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये हो गया, लेफ्ट वाली टर्म, राइट साइड में जो टर्म है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नेट, यानी बाहर से लगने वाले अनबैलेंस्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बस यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन केवल इतनी सी बात बोलता है, फिर इसका इंटरप्रिटेशन रहेगा, इसके आगे जो भी रहेगा वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो क्रक्स इज कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नेट। जितना आप बाहर से फोर्स लगाओगे उतना ही आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मिलेगा। फिजिकली अगर आप देखो तो देखो क्या बोलेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चलो ये एग्जांपल ही ले लो जो डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाने से आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि इसका मोमेंटम चेंज होगा। रेस्ट पे था तो ये मोशन में चला जाएगा, कम वेलोसिटी थी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उल्टा अब दोबारा फोर्स लगा रहे हो तो बस मास अगर ज्यादा है तो और थोड़ा कम होगा। एक चीज यहाँ से देखो, मान लो एक बंदा बैठा हुआ है इसके बोगी में, इसके ट्रॉली में एक बंदा बैठा है, तो मास ओवरऑल कम है। तो अगर एक गिवन फोर्स लगाओगे तो आपको एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा मिले। अच्छा, ये पहले डिराइव कर लेते हैं फिर बताऊंगा ये चीज। तो देखो ये पता चला एफ नेट इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब इसी ये टर्म मुझे मिल गई, ये मुझे बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको मैं थोड़ा सा बदलाव करके मैं लिखता हूं एफ इज इक्वल टू, देखो बेटा लीनियर मोमेंटम क्या था, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी भाई पी वाज एम वी अपॉन डी टी, ऐसे रख दिया। अब मास एक स्केलर क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है, वो उछल के बाहर आ जाएगा। तो क्या करेगा ये ऐसे आ जाएगा एम इंटू डी वी बाई डी टी। अब डीवी बाई डी टी हम लोग जानते हैं कि डीवी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, बाई चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद करो फर्स्ट लॉ ऑफ ये 1D में जो पढ़ रहे थे यार, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये हुआ, एम तो बाहर आ गया क्योंकि मास तो स्केलर क्वांटिटी था और फिक्स्ड भी था। अगर हमने एक बार बोल दिया कि यार इस बॉल के ऊपर इस बॉल का मोमेंटम बताओ तो फिक्स ही रहेगा ना, बॉल का मास फिक्स और स्केलर क्वांटिटी है तो बाहर आ गया। तो दूसरी बात हुई कि v dv बाई डी टी, तो dv बाई डी टी एज इट इज लिख दिया। तो dv बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, तो दैट इज एक्सेलरेशन। तो इससे हमें मिला कि f इक्वल्स टू dp बाई डी टी इज आल्सो इक्वल, इज इट आल्सो इंप्लाइज दैट f इज ma, f इज ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कोई भी बाहर से फोर्स लगेगा किसी गिवन मास पे तो वो उसको एक्सेलरेट कर देगा, सीधी सीधी बात है। F इज इक्वल टू एम ए का मतलब क्या, कि बाहर से कोई फोर्स लगाया आपने और उस फोर्स ने क्या किया, एक मास पे लगा तो उसने उस मास को एक्सेलरेट करा दिया। इसका इधर देखो, फोर्स लगाया फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, दोनों में फोर्स जो लगाया वो F के बराबर ही लगा। ठीक, पहले में मास था कम, m1 बोल दिया, दूसरे में मास था 4 लोगों का मास m2, तो m1 इज लेस देन m2, ये तो हमें दिख रहा है देख के ही। तो जब मास कम है तो आपको जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन a1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा a2 के केस से। जब कम थोड़े मास को आपको एक गिवन फोर्स से एक्सेलरेट कराना है तो ज्यादा तेजी से उड़ जाएगा।
हल्की चीज ज्यादा जल्दी एक्सेलरेट करेगी। इसका एग्जांपल क्या है भाई, इस बॉल को फेंकोगे, अपने आपके हाथ का पावर फिक्स है मान लो, तो इस बॉल को फेंकोगे ज्यादा दूर फेंक दोगे, ठीक है। वहीं पत्थर को फेंकोगे थोड़ी दूर फेंक पाओगे, मास बढ़ गया। उससे भी ज्यादा शॉर्ट पुट ले लो, है ना, हथगोला जो बोलते हैं जिसको, उसको फेंकोगे तो 10 ही फीट गिरेगा जाके, मुश्किल से 20 फेंक देगा कोई बच्चा ज्यादा पहलवान हुआ तो, 30 भी फेंक देगा, बस उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, और इस बॉल को आराम से इजीली आप 100 फीट फेंक दोगे। तो मास जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब आप उसको एक्सेलरेट या फिर उसको जो मोशन जो दे पा रहे हो ना वेलोसिटी के टर्म में, वो कम दे पा रहे हो। तो ये आपको थोड़े थोड़े इसके इंटरप्रिटेशन पता चल गए। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट रहे, पार्टिकल रहे, रिजिड बॉडी रहे, या कोई भी ऐसे मिलते जुलते शब्दों का इस्तेमाल आपको क्वेश्चंस में मिलेगा, बट अल्टीमेटली हम सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पार्टिकल है तो पार्टिकल तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास वही है। रिजिड बॉडी अगर कर रहे हैं बात, रिजिड बॉडी बोल दिया, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी। अब जब मोशन इन 1D 2D जहां भी हमने फोर्सेस अप्लाई किए थे, दे वर इनहेरेंटली अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि उन जो भी फोर्सेस थे वो आपके सेंटर ऑफ मास पर ही एक्ट कर रहे थे, राइट। अब देखो शब्दों का इस्तेमाल बदलता रहेगा, ऑब्जेक्ट, बॉल, ब्लॉक, ठीक है, और रिजिड बॉडी, ये सब चीजें बदलती रहेंगी, तो उससे घबराना नहीं है। हमें पता चला कि ये सेकंड लॉ क्या होता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स ये हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके थे, तो एक बार इस हॉर्स पे निकाल लेते हैं, प्लस एक्स में, प्लस एक्स डायरेक्शन में हॉर्स पे नेट फोर्स क्या है। तो पहले पॉजिटिव वाले ले लो, फिर नेगेटिव एक्स में लग रहा है वो नेगेटिव हो गया, तो एफ नेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, या फिर इसको वेक्टर टर्म में लिख रहे हैं तो 10 I कैप न्यूटन, ठीक है। आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक्सिस ऐसे ड्रॉ भी करना होगा, ठीक है। तो टू कंप्लीटली डिफाइन आपको ऐसे एक्सिस ड्रॉ भी करना होगा। अगर ये है ना एक्स, एक्स राइट में है ये, तो फिर 10 I कैप। अगर ये एक्स ऐसे ना रहा होता, मान लो मैं बोल देता बेटा मैं तो एक्स इधर लूंगा और ये ऐसे रहेगा, जैसे कि हमने टॉप टू बॉटम इंक्लाइंड प्लेन में लिया था, उल्टा कर लिया था ना अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो ऐसे कर लिया, तो फिर यहाँ पे -10 I कैप आ जाता। तो वो सब चीजें हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। अब देखो ये चॉइसेस थोड़ा सा आप ब्रॉडर पिक्चर में देखना, जो बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छा है, नहीं तो सिलेबस से बाहर की बात है, कोई इतना टेंशन नहीं लेंगे। जब हम लोग देखो, मैथमेटिक्स इज अ टूल टू स्टडी फिजिक्स, पहली बात कि मैथमेटिक्स केवल एक टूल मात्र है, हमारी चॉइस है, हम जिस तरीके से यूज करें। बस फिजिक्स एक फील्ड के बारे में बात करती है, फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करती है। हम लोग इस फिजिकल वर्ल्ड में रिसाइड करते हैं, रहते हैं, और उस फिजिकल वर्ल्ड को वी परसीव बाय द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। ये हमने फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ा था कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। हम 5 सेंसेस से उसको परसीव कर पा रहे हैं, तो दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। अब उन 5 सेंसेस के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देखो अभी कोई कोई बच्चे बोलेंगे सर कुछ चीजें हमें फील नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें फील नहीं होती, बट वी कैन मेजर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट वी रिक्वायर सम टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, वो चीजें दूसरी है। इफ वी आर एबल टू फील इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो फील के बारे में है। अब पांच सेंसेस से आप क्या करते हो, यू टेक फील ना, टेस्ट क्या है, फील है, स्मेल क्या है, फील है, सुन क्या रहे हो, फील है, टच है क्या है, फील है ना, ये Yes, सब sir. चीजें फील के बारे में बात करती है। तो एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट दैट हैज टू बी फेल्ट, उसको आपको महसूस करना पड़ेगा, सही है। अब उसके बाद की बात क्या है, अगर आप उसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू मेक सम मैथमेटिकल मॉडल, देन यू रिक्वायर द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल टूल्स। अब उन मैथमेटिकल टूल्स की चॉइस जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हम जिस मर्जी तरीके से मैथ को यूज करना चाहें वो हमारी मर्जी है, ना करना चाहिए ना करें, करना चाहें तो करें। Yes. तो अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्स बाय डिफॉल्ट एक्स राइट साइड में होता है, बट ये हमारी चॉइस है कि हम उसको लेफ्ट में भी ले सकते हैं। बस हमें याद हो कि हमने लेफ्ट में लिया तो वो हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, अभी ये बस एक सेंटेंस में बोलूंगा, जिसको समझ आए अच्छी बात है। ऐसा इसलिए होता है कि मैथ को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेचर को केवल रिलेटिव टर्म्स से मतलब है, नेचर इज ओनली कंसर्न अबाउट रिलेटिविटी, कि आप क्या होता है, छोटी चीज है बड़ी चीज है, ऊंची चीज है नीची चीज है, ठंडी है गर्म है, ऐसा होता है ना। किसी के लिए कोई चीज ठंडी हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज गर्म हो सकती है, राइट। तो अगर हमारे हाथ, जैसे मान लो आपने गर्म बाल्टी के पानी में हाथ दे दिया, राइट, अब हाथ Yes. तो हो गया गर्म। Yes. अच्छा सुनो, गर्म तो नहीं, मैं बताता हूँ, ठंड का मौसम अभी था ना, आप गए
आपने सुबह उठे, मुंह धोया, हाथ धो लिए, ठीक है। अब हाथ आपके इतने ठंडे हो चुके हैं, पहले आपने हाथ धोए, राइट, ऐसे ऐसे। यस अब सर। हाथ ठंडे हो गए, हाथ को ठंडा होना फील बंद हो गया, अब हाथों के लिए वो पानी नॉर्मल हो गया, मुंह पे फेंका आपने, एकदम से घबरा गए। या फिर नहाते यस। टाइम भी ऐसा होता है कि ठंडे पानी से नहा रहे हैं, तो हाथों पैरों को तो लगता नहीं, लेकिन जब सर पे गिरते हैं तो हो जाता है ओम नमः शिवाय। तो ऐसा मतलब ऐसा इसलिए होता है ना कि यस सर। रिलेटिविटी। तो इसलिए हम लोग मैथ को कैसे भी उल्टा सीधा यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने डायरेक्शन ली उसमें जो चेंज आएगा, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट चेंज। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसे जर्क है, वो एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद इन ए गिवन टाइम, वो आएगा, इम्पल्स आएगा। तो हमेशा चेंजेस के बारे में बात होती है, एब्सोल्यूट नाम की कोई चीज नहीं होती है। रेस्ट, सर। मोशन इटसेल्फ वाज अ रिलेटिव टर्म। रेस्ट था, मोशन था, वो रिलेटिव टर्म था। तो ये सब चीजें ऐसे होती है, इसलिए हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखो ज्यादा नहीं भटकेंगे, सिलेबस भी कराना है तुम्हारा। अब देखो, एफ नेट आया, एफ नेट 10 न्यूटन था। अगर हम इसको, अगर इधर लेते, अगर फिर मेरे पास ये भी चॉइस है, मैं ऊपर एक्स ले लूं, इधर वाई ले लूं, तो फिर ये जे कैप आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स का खेल है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको निमोनिक ड्रॉ करना, मैं इतना एम्फोसाइज इसलिए किया कि ये ड्रॉ करना बेहद जरूरी है। ये एक्स वाई एक्सिस है ना, ये ड्रॉ करना जरूरी है। अगर ये नहीं ड्रॉ करते तो फिर जो बाद की कहानी है ना, वो थोड़ी अधूरी सी महसूस होगी। वो कंप्लीटली वो नहीं होगा, मतलब कि यार ये पूरा अच्छे से बोला गया, बट हाँ फिर भी ठीक है। अब चलो, हाँ, अब देखो, लेट अस चेक सम फैक्ट्स। आपके पास 4 क्वेश्चन है, 2 मिनट का समय सब बच्चे लेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अपने मन में इनके प्रति जो आपको फीलिंग आ रही है, जो आपको लगता है कि इसका आंसर हो सकता है, वो सोच के रखना है। इन चारों में से एक आपको आता हो, दो आता हो, तीन आता हो, चारों आते हो, चारों चीजें गुड है मेरे लिए। जिनको एक भी आता है वो हैंड रेज कर लेना। दो आते हैं तो भी, तीन आते हैं तो भी, चार आते हैं तो भी। तो आप लोग इनको देखो, समझो, और आंसर जैसे ही मिले हैंड रेज करना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। जैसे आंसर आए एक भी क्वेश्चन का हैंड रेज कर लेना।
अच्छा क्वेश्चन सुनो तुम, अभी समझ नहीं आ रहा तो शायद। why is it easier to change the state of a toy car than actual car? change of state मतलब क्या है? change of state of inertia, अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाना, या फिर मोशन में है तो रेस्ट में लाना। ये टॉय कार के लिए इजी क्यों होता है एज कंपेयर टू एक्चुअल कार? खिलौने वाली गाड़ी के लिए चेंज ऑफ स्टेट करना, रेस्ट से मोशन में उसको लेके आना, ठीक है, या फिर मोशन से उसको रेस्ट में लेके आना। तो ये टॉय कार के लिए इजी क्यों होता है? मतलब हम लोग टॉय कार को इजीली रेस्ट से मोशन में कैसे ला पाते हैं, या फिर मोशन से रेस्ट में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कैन फोर्स ऑन अ बॉडी बी एवर जीरो इवन इफ सम फोर्स इज अप्लाइड? क्या फोर्स लगाने के बावजूद भी नेट फोर्स या कोई वो जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? थर्ड क्वेश्चन, एज पर न्यूटन एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, देन हाउ डज एनीथिंग स्टॉप और स्टार्ट मूविंग? तो फिर कोई भी चीज स्टार्ट या स्टॉप कैसे हो सकती है? ठीक है। एज पर न्यूटन एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन की स्टेट में कंटिन्यू रहना चाहती है, यानी रुके हुए ऑब्जेक्ट रुका रहना चाहते हैं, मोशन वाले मोशन, फिर भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर लेता है? और फोर्थ है, इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट व्हाट कैन यू से अबाउट द नेट फोर्स? मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो नेट फोर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो? हाँ, अब आया चारों में से किसी को कोई क्वेश्चन समझ? Yes, sir. हाँ, तो जिनको आ गया वो हैंड रेज कर लो, फिर मैं पूछूंगा। आपसे पूछूंगा, हैंड रेज कर लो, आपसे पूछूंगा बेटा कौन से का आंसर बताओगे, फिर आप बताना। Yes, sir. और बच्चे आओ भाई, अकेले अकेले से नहीं चलेगा काम। ठीक है, तन्वी बताओ, क्वेश्चन बताओ फिर उसका आंसर बताओ। कौन सा का आंसर करना है? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का? Sir, second का. हाँ बताओ। Sir, question है, can force on a body be ever zero even if some force is applied? हाँ बताओ। Yes, when the object is moving with a constant velocity, हम्म। the force on it must be zero. हम्म। इसलिए सर ये ठीक है, चलो मैंने एक फिगर बनाया है, सब बच्चे देखो। मास एम है, उस पे राइट साइड से 30 न्यूटन फोर्स लगा और लेफ्ट साइड से भी 30 न्यूटन लगा। अब इस पे एफ नेट क्या हुआ? yes, नेट फोर्स zero. जीरो Yes, हो sir. गया। नेट फोर्स जीरो हो गया, तो कैन फोर्स ऑन ए बॉडी बी एवर जीरो? हाँ जी, हो सकता है, एफ नेट जीरो हो गया ना। इवन इफ सम फोर्स इज अप्लाइड, जबकि उस पर कोई फोर्स लगा हो, लगे हुए हैं दो दो फोर्स लगे हुए हैं, बट ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो हो गया। Yes. सीधी सी बात है, एब्सोल्यूट की बात नहीं होती यार, रिलेटिव की बात होती है। देखो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, अरे मेरा वीडियो बंद है। लेफ्ट और राइट से, लेफ्ट से एक फोर्स आया ऐसे, राइट से एक फोर्स आया, दोनों ऐसे टकराए, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो यही तो बात होती है। नेट का मतलब क्या है कि ओवरऑल देखो बिगर पिक्चर, अदरवाइज तो हर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहता है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सबको देखो, वो ग्राउंड पे कहीं ना कहीं टिकी हुई है, तो नॉर्मल रिएक्शन और उनका वेट तो आपस में लग ही रहा है ना? तो इवन इफ द फोर्सेज आर ऑलरेडी अप्लाइड, बट फिर भी वो उन पे नेट फोर्स जीरो है। देखो ऐसे है, कोई भी ऑब्जेक्ट देखो, अपने आसपास जितनी भी चीजें सबको देखो, उनका खुद का वजन नीचे लग रहा होगा mg के बराबर,
और उन उस mg के जस्ट बराबर इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन अर्थ उन पे एक्सर्ट कर रहा होगा, ताकि वो मोशन में नहीं है, नहीं तो ना तो गिर रहे होते ना तो उठ रहे होते। ऐसा नहीं हो रहा, दिस मीन्स दे आर इन रेस्ट। हाँ जी, अब आरुषि बताओ बेटा। सर थर्ड, हाँ जी, unless or until external force act on it। सही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि रेस्ट पे रहने वाली चीजें रेस्ट पे रहना, ये फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन पूछ रहे थे, सीधी सीधी बात है कि न्यूटन सर ने कहा कि, अब देखो ये एन बड़ा आएगा बेटा क्योंकि उनके नाम से स्टार्ट होता है ना। न्यूटन सर ने कहा कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी। देन हाउ डज एनीथिंग स्टार्ट मूविंग या स्टॉप्स मूविंग? चलते हुए ऑब्जेक्ट रुक क्यों जाते हैं, रुके हुए ऑब्जेक्ट चल कैसे पाते हैं? बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। भाई फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, पहले तो इनर्शिया क्या बोलता है? इनर्शिया बोलता है कि, सॉरी, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि रुके हुए ऑब्जेक्ट रुके ही रहना चाहते हैं और चलते हुए ऑब्जेक्ट चलते ही रहना चाहते हैं। बट वो सेकंड पार्ट में ये भी तो बताता है जब तक कि उन पे बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो रुके हुए ऑब्जेक्ट रुके तब तक रहना चाहते हैं जब तक कि फोर्स ना लगा दे। तो अगर फोर्स लगा दोगे तो रुके हुए ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देंगे। चलते हुए ऑब्जेक्ट चलते तब तक रहना चाहते हैं जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो चलते हुए ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, रुक जाए, है ना। तो बस इसलिए बाय द एप्लीकेशन ऑफ एफ नेट, बाहर से लगाओ एफ नेट तो हो जाएगा मोशन से रेस्ट और रेस्ट से मोशन। रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना है तो फोर्स लगाओ, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है तो फोर्स लगाओ। ठीक, अब आरुषि ने बता दिया ना अभी, और काजल आप बताओ। भूमिका। सर चौथा, हाँ बताओ। does the net force applied on a body having momentum constant is zero? सही है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। ये कहां से आया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर वन ले लें तो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, अब हमें हमें क्वेश्चन में दिया गया मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, यानी कि पी जो है लीनियर मोमेंटम वो कांस्टेंट है जी। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट जीरो होता है। बाय Yes, sir. डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट थिंग इज जीरो। तो इस केस में अगर पी कांस्टेंट है तो डीपी बाई डी टी जीरो आएगा। तो डीपी बाई डी टी जीरो होने के कारण क्या हुआ? एफ नेट, बाहर से लगने वाले सभी फोर्सेस जीरो। सभी फोर्सेस जीरो नहीं, उन सब का रिजल्टेंट जीरो, है ना। बाहर से लगने वाले सभी फोर्सेस का समेशन बोलो या उनका रिजल्टेंट बोलो, वेक्टर सम क्या होता है? रिजल्टेंट। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो, दैट मींस एफ नेट इज जीरो। या फिर बोले अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है, फोर्सेस तो लग रहे हैं बट अनबैलेंस नहीं है, सारे बैलेंस्ड आउट है एक दूसरे से। ठीक है, कोई बच्चा Yes. फर्स्ट का बताएगा? चलो मैं बता देता हूँ यार, इजी तो है, Sir. सबसे इजी तो फर्स्ट वाला ही है। व्हाई इज इट इजियर टू चेंज द स्टेट ऑफ टॉय कार? क्योंकि टॉय कार हल्की होती है, टॉय कार को धक्का मारोगे इजीली चली जाएगी, लात मारोगे उड़ जाएगी। बट असली कार को लात मारोगे तुम्हारी लात टूट जाएगी, है ना। तो Yes, sir. तो Sir. जो टॉय कार है ना दैट इज Sir. लाइटर, उसका मास कम है। मास कम मतलब द मोशन कंटेंट इज ऑल्सो लेस। इसका मतलब क्या? उसका इनर्शिया कम है। इसका इनर्शिया कम, उसको इजीली मूव कर सकते हो। दूसरा, मोमेंटम के टर्म्स में बात करो तो अगर आपको गिवन वेलोसिटी देनी है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से दोनों को दौड़ाना है, तो क्या करोगे? लाइटर ऑब्जेक्ट में मोमेंटम कम होगा, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, कम फोर्स में। ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्चुअल कार के केस में। मान लो टॉय कार लुढ़कती हुई आ रही है, उसको एक उंगली से रोक दोगे, और गाड़ी लुढ़कती आ रही है ना तो तुम उसके नीचे आ जाओ, रुकेगी तो नहीं तुम, और Yes. फंस जाओगे। Yes, sir. तो अब समझो ना यार, इट इज Yes, इजियर। sir. तो इजियर है ही ना जस्ट बिकॉज कि टॉय कार का मास कम है। Yes, sir. Yes, sir. सबसे आसान क्वेश्चन था ये, ऐसा अंग्रेजी करती है ऐसी गड़बड़। फिजिक्स के नजरिए में तो सबसे आसान था, इंग्लिश ले डूबती है। मास इज लेस फॉर टॉय कार। अगर ऐसा लगे कि पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसा टेंशन नहीं लेना। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, आधा मिनट सबको दूंगा, फाइंड आउट करो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंडेंट है। स्टेटमेंट पढ़ो, समझने की कोशिश करो, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको मुझे बताना है कि क्या एक्सेलरेशन रहेगा।
इन दोनों को कांटेक्ट में मान लो, जो ये है ना, ये ग्राउंड इसके यहाँ पे आना चाहिए था, पता नहीं नीचे कैसे आ गया, और ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। A block of mass 5 किलोग्राम इज kept on smooth फ्लोर। स्मूथ का मतलब क्या है? फ्रिक्शन नहीं है। अब फ्रिक्शन जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है, और वो यहाँ पे 0 है। दिस मीन्स यहाँ पे जो है ना, रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल मुलायम सरफेस है। यहाँ पे आप धक्का किसी चीज को मारोगे तो वो उड़ती हुई जाएगी। जैसे हम लोग कैरम खेलते हैं तो पाउडर डाल लेते हैं तो इट इज इजियर टू प्ले, और पाउडर ना हो, सूखा कैरम हो तो नहीं खेल पाते। तो बस वैसा ही कुछ फील करो कि इतना चिकना पाउडर डाल दिया कि बिना हाथ लगाई गोटियां फिर रही हैं उसमें, तो ये फील करो। तो 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का मास है, 3 न्यूटन उस पर फोर्स लगाया गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt। ये किसने बोला? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने। फोर्स इज ऑल, अब इसी को इक्वल टू करें, इक्वल टू d ऑफ mv बाय dt। इसी को दोबारा एक्सपेंड करो तो m dv बाय dt। इसी को दोबारा लिखो तो m इंटू एक्सेलरेशन। दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? फोर्स दिया 3 न्यूटन, मास दिया 5 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन ही तो बताना है जी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3/5, और यूनिट क्या है यहाँ? किलोग्राम है तो मतलब, और न्यूटन है। किलोग्राम और न्यूटन में कट पिट के क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट में है ना सारा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग मेरी क्लास में कुछ और कर रहे हो साइड में बैठ के? कोई होमवर्क तो नहीं कर रहा है ऐसे बैठा बैठा? Yes, sir. No, sir. तो फिर F इज इक्वल टू एम में लगाना था बच्चों। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। अभी नोट्स मिलेंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, एक बार रीड जरूर करना, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, फिर से धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ नहीं तो। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये और देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है। देखो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिख लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? F इज इक्वल टू एम ए। तो इससे पता चलता है, दूसरा ये भी था ना, इधर ऐसे लिख देता हूँ, फिजिकल टू dp बाई dt। लेकिन हम लोग अभी dp बाई dt के टर्म्स में बात नहीं कर रहे। अगर मोमेंटम के कर रहे होते तो अलग बात थी, बट इसी का इंटरप्रिटेशन ये भी था, f इजिकल टू एम ए। तो यहाँ से मुझे दो चीज मिलती है जी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, f इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। और तीसरी चीज एक और मिलती है कि अगर एक गिवन फोर्स हो, फोर्स की वैल्यू फिक्स कर दी जाए, तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? ऐसे देखो, Yes, sir. अगर फोर्स फिक्स है तो जिसका मास ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन कम, जिसका मास कम उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। तो मास बढ़ने से एक्सेलरेशन कम होता है, मास घटने से एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। दैट मींस m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाना चाहोगे तो आपको मास कम करना पड़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। राइट? Yes, sir. तो इसलिए हमें यहाँ से इंटरप्रिटेशन मिले। अगर इन्हीं चीजों को ड्रॉ करना रहे तो क्या करेंगे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज एक्सेलरेशन, या फिर एक्सेलरेशन। अभी एवरेज वेवरेज के चक्कर में पड़ेंगे, एक्सेलरेशन लिखते हैं, ठीक है? Yes, वैसे sir. अभी देखो एवरेज एक्सेलरेशन, एक्चुअली पता है क्या इशू है बेटा? जब ये टर्म्स हम यूज करते हैं ना, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, इनमें मोस्ट ऑफ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है वो मैथमेटिक्स पे जाके कंक्लूड होती है। अब आप लोगों का मैथमेटिक्स उतना एडवांस है नहीं, अगर मैं बताने लगूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, और वो रिक्वायर्ड है नहीं नीट के प्रोस्पेक्टिव से, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो आप अभी अभी तो नीट ही दे लो यार, तुम्हारे पास इतना टाइम होता नहीं, क्योंकि कम्पिटिटिव इतना हो गया मार्केट कि पढ़ने जितना टाइम नहीं होता, बस एग्जाम निकालने जितना टाइम होता है। तो ट्राई करो, फोकस वहीं रखो बस, और अभी कर लो, तब कॉलेज में जाओ तो देखना। अगर किसी को इंटरेस्ट होगी एवरेज कहाँ पे लिख दिया, इंस्टेंटेनियस क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, वो सब Yes, समझ sir. आएगा आपको। दिक्कत एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन। अब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और इसको दोबारा लिखते थे तो y इक्वल्स टू m, m इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, x प्लस c। c कुछ और वैल्यू हो सकती है जो कि इंटरसेप्ट था, देखो आपको याद दिलाऊं,
C बढ़ेगा तो ऐसे से ऊपर ग्राफ जाएगा, M बढ़ेगा तो इसी पे एंगल बढ़ता चला जाएगा। याद करो पहले था, M घटेगा तो ऐसे डाउन चला जाएगा। तो ये क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दैट मींस इट्स अ स्ट्रेट लाइन कर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी तभी होती है जब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। एवरेज एक्सेलरेशन, मास ऑफ द ब्लॉक, अब देखो मास ऑफ द ब्लॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो जैसे जैसे मास बढ़ा रहे हो, मास एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे मास की वैल्यू ज्यादा उस टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू है कम, यहाँ पे कहीं। जैसे मास की वैल्यू इधर कम थी, मान लो कम वैल्यू चूज करते तो इधर जाएगा, इधर जाके यहाँ देखो एक्सेलरेशन ज्यादा। तो दैट मीन्स कि जब मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा, एक्सेलरेशन कम है तो मास ज्यादा, उसी को बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, और उसका ग्राफ ऐसा बनता है। Yes, sir. चल चिल है, चलो। अब ये देखा हमने उसका ग्राफिकल, बहुत सारे आएंगे ग्राफ, धीरे धीरे आते रहेंगे, पूरा एक सेशन भी हो सकता है इस पे आगे, तो वो सब चीजें होंगी रिवीजन में, और क्वेश्चन होंगे, टेंशन नहीं है। अब देखो, वैसे हमने कर लिए थे मोशन इन 1D में, काफी सारे ग्राफ देखे थे, वहां पे आप रिवीजन जो शॉर्ट नोट्स दिए उनमें देखना, आपको काफी कुछ क्लियर वहां से होगा। अब एक बार फटाफट बता देता हूँ वेट क्या होता है। आप लोग बताओ मुझे, वेट और मास, मास में और वेट में क्या क्या फर्क है? मास क्या है, वेट क्या है? और एक क्वेश्चन साथ साथ ये Quantity भी of है, matter. हाँ रुको एक सेकंड, एक क्वेश्चन और सुन लो फिर बताना। एक हमारे पास ऐसी वेइंग मशीन होती है, आजकल स्कूलों में भी आती है, गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पे हम खड़े होते हैं इस पे, तो हमें यहाँ पे कुछ रीडिंग मिलती है कि आप 100 किलो के हो गए हो। तो एक तो यहाँ पे रीडिंग आती है, ठीक है। एक हमें मिलता है तराजू, जो सेब वाला, अंगूर वाला, संतरे वाला रखता है बंदा। उसमें क्या होती है, ऐसे सुई, अरे रुक जा भाई, गलत बन रहा है यार, रुको, छोटा बनाते हैं इसको। ये इस पे जाओ, एक सुई होगी वर्टिकल, उस पे कुछ स्केल होगा, और इस पे ये लगा रहेगा, एक इस साइड रहेगा और एक इस साइड रहेगा, ठीक है। इधर हम डालेंगे नॉन मास को रखेंगे, जैसे 1 kg रख दिया, ठीक है। और इधर डालेंगे सेब, संतरा, अंगूर, नाशपाती, जो मर्जी आप खरीदने जा रहे हो वो। तो आप मुझे बताओ कि ये जो तराजू नंबर 1 है और ये तराजू नंबर 2 है, तो जो फर्स्ट वन है वो क्या मेजर कर रहा है, वेट या फिर या मास? और सेकंड वन क्या मेजर कर रहा है, वेट या मास? ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। और तीसरा क्वेश्चन एक और पूछ लेता हूं, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, कि मेजर जो कर रहे हैं करते रहे, डिस्प्ले क्या कर रहे हैं ये भी बता दो। कि मेजर तो ये कर रहे हो, डिस्प्ले क्या कर रहा है, डिस्प्ले मास डिस्प्ले कर रहा है कि वेट डिस्प्ले कर रहा है? ये मास डिस्प्ले कर रहा है कि वेट डिस्प्ले कर रहा है? डिस्प्ले का मतलब है कि जो उसकी रीडिंग आ रही है वो रीडिंग मास की आ रही है कि वेट की आ रही है, और ये एक्चुअल में मेजर क्या कर रहे हैं, ये बताओ। और मास और वेट में डिफरेंस क्या? इतने सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो, 2 मिनट का टाइम लो, सारे समझाऊंगा A to Z। जो आपको समझ आता है वो मुझे बताओ, राइट। 2 मिनट का समय लो। क्वेश्चन क्या है? पहला बेसिक क्वेश्चन है कि मास क्या होता है। दूसरा बेसिक क्वेश्चन है वेट क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको तराजू नंबर 1 जो नीचे वाला है वो, तराजू नंबर 2 जो ऊपर वाला है, जिसको वेइंग बैल वो भी बोलते हैं, ठीक है, वेइंग बैलेंस। अब वन क्या मेजर कर रहा है, वन वाला जो तराजू है वो वेट मेजर कर रहा है कि मास मेजर कर रहा है, क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन कि जो दूसरा नंबर वाला तराजू है वो वेट मेजर कर रहा है कि मास मेजर कर रहा है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये कि ये डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, मेजर चाहे जो भी कर रहे हैं, डिस्प्ले पे जो आती है सुई जैसे नीचे वाले की और ऊपर वाले का डिस्प्ले, इसमें एक्चुअल रीडिंग जो डिस्प्ले कर रहा है वो है क्या? जिनको थोड़ा बहुत भी कुछ पता हो हैंड रेज करना, मास के बारे में, इसके बारे में, इतने सारे में से कुछ भी पता है हैंड रेज करो। हाँ जी बताओ, आरुषि बताओ बेटा। Quantity of matter contained in a body is called mass, and measure of heaviness of a body is called weight. सही है, ठीक है। आरुषि ने बताया, तन्वी बताओ आप।
Sir, mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. सही बात है, मास क्योंकि मैटर कंटेंट के बारे में बात करता है इसलिए वो स्केलर है, और वेट क्योंकि एक फोर्स है, वेट इटसेल्फ इज अ फोर्स ना, फोर्स, तो इसलिए फोर्स वेक्टर होता है, इसलिए वेट भी वेक्टर रहेगा। भूमिका। भूमिका बताओ बेटा। Mass is a measure of inertia and weight is a measure of force. ठीक है, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, सही बात है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, और क्योंकि मास की ही तो प्रॉपर्टी थी इनर्शिया, और स्केल ये वेट है वो मेजर ऑफ फोर्स है, क्योंकि इट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस, तो इसलिए इट इज अ मेजर ऑफ फोर्स। चलो रुको, अभी मैं क्या करता हूँ, ये आपको क्वेश्चन मैंने तीनों दे दिए, क्वेश्चन समझ आए? Yes, sir. अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, और अगर समझ आ गए तो आप एक काम करो, मैं ये नोट्स आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, इसको आप कल सोच के आना, ठीक है, अगली जो क्लास हमारी होगी उसमें ये सोच विचार करके आना कि मास और वेट का फंक्शन क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट बार बार ये चीज अंदर से क्लियरिटी आनी जरूरी है कि मास कब यूज करना है, वेट कब यूज करना है, वेट कहाँ पे क्या आ रही है, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ग्रेविटेशनल पुल है, यूनिवर्स यूनिवर्स बोलते हैं, मास यूनिवर्सल क्वांटिटी, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। मून पे जाओगे तो वेट कम क्यों रहता है, मास कांस्टेंट क्यों रहता है, जुपिटर पे जाओगे तो क्या होगा, इधर उधर जाओगे तो क्या होगा, ठीक है, तो ये सारी क्लैरिटी आपको आ जाएंगी, जो आपको यहाँ दिख रहा है इसके बेसिस पे थोड़ा अपना रिसर्च करके आना अगली क्लास में, राइट, तो Sir. इतना जान लेना, नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे।